चलिए शुरू करते हैं जीव विज्ञान का चैप्टर नंबर 18 मानव शरीर क्रिया विज्ञान। फिर इसके बाद एक ही चैप्टर बचेंगे और इसे आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तभी चलेंगे, नहीं तो जल्द आने वाला है दृष्टि का आपका बीपीएससी के लिए स्पेशली टीचर के लिए आने वाला है, तो तैयारी करेंगे और फटाफट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और याद रखिएगा मानव क्रिया विज्ञान से संबंधित सवाल की बात करेंगे और इससे सवाल जितने भी बनते हैं हम क्लियर करेंगे। तो मानव शरीर से टोटल हमारे पास 280 प्रश्न हैं और इसी को हम क्लियर करेंगे। तो चलिए फटाफट करते हैं और लूसेंट से है, आप जानते ही हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियां होती है, तो एक बड़े शरीर वाले में जो साधारण रूप से बड़े हो गए हैं उनके शरीर में हड्डी कितनी होती है? 206 होती है, ये हम जानते हैं। अगर यही सवाल आपसे पूछे कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? बहुत ईजी सवाल है, 300 होती है। चलिए ये सब तो ईजी सवाल है। चलिए मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो 8 अस्थियां होती है, याद रखिएगा। ये लूसेंट के हिसाब से है, 1994 में सवाल पूछा गया है बीपीएससी में, याद रखिएगा। तो उस समय क्या 8 है? अभी भी बताइए कितना है? 8 ही होगा और क्या बदल थोड़ी जाएंगे। 8वां प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़े होते हैं, कौन नहीं जानते हैं? चलिए ये भी क्लियर हो गए। और भी बातें करें। 5वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थियां होती है। प्रबल अस्थियां कौन सी होती है? शरीर के सर्वाधिक मतलब मजबूत देखा जाए तो जबड़े के हड्डी हमारी मजबूत होती है, हम जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी। चलिए मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? तो सबसे छोटी हड्डी कहाँ होगी? हमारे कान में होगी, तो कान में होंगे, जिसे स्टेपिज बोलते हैं। चलिए, और अगर यही पूछते हैं मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी बता दीजिए, तो हम बताएंगे भाई फीमर हमारा जंग में होता है। चलिए ये भी क्लियर हो गया, बहुत ईजी सवाल है। 8वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के पैर की हड्डी नहीं है? तो ऑप्शन के हिसाब से पैर की हड्डी कौन सी नहीं? तो ये टिबिया है, ये फिबुला है, ये है फीमर है, ये है, तो यही ऑप्शन नंबर ह्यूमरस जो है हमारी जो है पैर की हड्डी नहीं है, ये हम जानते हैं। 8वां प्रश्न आपका क्लियर हो गया। 9वां प्रश्न की बात करते हैं। 9वां प्रश्न क्या है? चलिए देखते हैं। 9वां प्रश्न है कि ह्यूमरस अस्थियां कहाँ पाई जाती है? लीजिए ह्यूमरस जो है, मान लीजिए पैर की तो नहीं है, तो है कहाँ? तो ये पाई जाती है कहाँ बताइए? तो ऊपरी भुजा में, हमारी बाह में, भुजा, ऊपरी भुजा, याद रखिएगा, अगर भुजा नहीं, ऊपरी भुजा। भुजा कहते हैं, भुजा मजबूत है मेरा। चलिए 10वां प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो सबसे बड़ी हड्डी हमारी कौन सी है? जांघ की हड्डी है, फीमर जिसे बोलते हैं, है ना, सबसे बड़ी हड्डी है। तो ऑप्शन नंबर डी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। अगर 11वां प्रश्न पूछे टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? एकदम एक एक सवाल मैंने नोटिस किया है। तो टिबिया नामक हड्डी कहाँ है? तो टिबिया नामक हड्डी हमारी कहाँ होती है? टांग में होती है, हम जानते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर हो गए। अब 12वां प्रश्न की बात करते हैं। 12वां प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो मानव शरीर की कौन सी हड्डी लंबी होती है? तो जांघ की हड्डी ही तो लंबी होती है, ये कौन नहीं जानता है? चलिए फीमर जिसे बोलते हैं। चलिए 13वां प्रश्न की बात करते हैं। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव कान का भाग नहीं है? मानव कान का भाग नहीं है, बताइए। तो कान का भाग नहीं है, कौन सी हड्डी नहीं है? तो उर्वस्थि जो है ये हड्डी होती है, हड्डी वॉन होता है जो कि नहीं होता है। रकवा, आप नाम सुने होंगे, रकावा जिसे बोलते हैं, ककूद बोलते हैं और अस्थुगन बोलते हैं। ये सब जो हड्डियाँ जो है कान में है। इसके डिटेल के साथ हम आएंगे बाद में आगे। तो जो लूसेंट में लिखा है उसी को प्रैक्टिस करना है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियाँ जो है कमज़ोर क्यों हो जाती है? तो मनुष्य की जैसे उम्र बढ़ती है, वृद्धावस्था में आते हैं, तो हड्डी कमज़ोर क्यों हो जाती है? क्योंकि कैल्शियम की कमी होने से हो जाती है। तो किसकी कमी से होती है? ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम की कमी हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए ए यहाँ है, बी यहाँ और ये। चलिए अब आ जाइए 15वां प्रश्न की बात करते हैं। 15वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 15वां प्रश्न है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो कैल्शियम फास्फेट जो है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे बात करते हैं। 16वां प्रश्न आ चुके हैं। 280 प्रश्न हैं, फटाफट चलेंगे, आप देख लीजिएगा। अस्थियों एवं पसलियों को आपस में जोड़ता है। तो अस्थि और पसली को आपस में जोड़ता है, उसे टेंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। तो जोड़ने वाले, अस्थि और पसली को जोड़ने वाले टेंडन कहलाते हैं। लिगामेंट किसे कहते हैं बता दीजिए, हम जानना चाहते हैं। 17वां प्रश्न की बात करते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत जो हैं 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत जो हैं 2 बार होते हैं, ये भी आप जानते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। 18वां प्रश्न आ चुके हैं। बताइए मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? पाचन का अधिकांश भाग कहाँ संपन्न होगा? तो छोटी आंत में संपन्न होता है, कौन नहीं जानता है? ऑप्शन नंबर सी भी जान गए। चलिए इजी टू हार्ड सवाल है, समझ गए। 19वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 19वां प्रश्न है कि मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मनुष्य की पाचन क्रिया कहाँ होगी? तो सबसे पहले कहाँ से शुरू करेगा? खाइएगा कहाँ से? मुंह से, तो मुख, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बिना खाए तो पचेगा नहीं, तो शुरुआत तो वहीं से होगा। चलिए मानव की पाचन
नाली लगभग कितनी फीट की लंबी होती है? तो कितनी फीट की लंबी होती है बता दीजिए। तो मानव की पाचन नली हमारे जो मुख से जो जाता है पेट की ओर, वो 32 फीट की होती है। ऑप्शन नंबर डी तो लगाएंगे और सही लगाएंगे। चलिए 21वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 21वां प्रश्न है कि मुख में जो मंड को स्टार्च मतलब लार को एक तरह से कहते हैं, तो स्टार्च कहते क्या वही है। तो शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है बताइए। तो मुख में मंड जो होते हैं स्टार्च का शर्करा जो है पाचन बताइए किसके द्वारा होता है। तो हम बताएंगे टाइलिन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। किसके द्वारा होगा? ऑप्शन नंबर बी टाइलिन, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। और पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो ऑप्शन के हिसाब से पाचन तंत्र का हिस्सा कौन नहीं है? पित्ताशय नहीं है, आंत नहीं है, यकृत है, ये है, कॉर्निया नहीं है, कॉर्निया आंख से संबंधित है, इसलिए क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। 23वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। तो मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताना है आपको जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में और कौन मदद करेगा? प्रोटीएज करेगा क्या? बताइए। नहीं, प्रोटीएज प्रोटीन ही शब्द है। पेप्टिडेज करेगा क्या? नहीं, करेगा कौन? एमाइलेज करेगा, एमाइलेज करेगा, याद रखिएगा। लाइपेज भी नहीं करेगा। चलिए 24 सवाल आपके स्क्रीन पर है। 24 स्क्रीन पर आ गया है। 24 सवाल देखते हैं। दूध प्रोटीन को पचाता है, पचाने वाला एंजाइम है। तो दूध जो है प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, तो उसे रेनिन के माध्यम से पचाया जाता है। तो रेनिन एंजाइम होता है, याद रखिएगा। 25 सवाल आपके स्क्रीन पर आ गया। 25 सवाल आपके स्क्रीन पर आ गया। 25 सवाल है कि पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम निम्न में से कौन सा है? तो पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम निम्न में से कौन सा है बता दीजिए। तो हम बताएंगे एमाइलेज है। एमाइलेज क्या करता है ये भी जानते हैं आप, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। लार में बताइए, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में कौन सा? टाइलिन पाया जाएगा, ये हम जानते हैं। टाइलिन, स्टार्च, टाइलिन, ऐसे याद रखिएगा। 27वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से बताइए किसकी आवश्यकता मतलब खास रूप से आवश्यकता होती है बताएंगे। तो एंजाइम की आवश्यकता होती है, ये हम जानते, बिना एंजाइम का नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए आपसे यही सवाल पूछे, 28 सवाल आपसे पूछते कि लार किसके पाचन में सहायक होते हैं, तो लार किसके पाचन में सहायक होते हैं हम जानना चाहते हैं। 28 का सवाल का जवाब दीजिए। तो स्टार्च, ऑप्शन नंबर बी स्टार्च, ऑप्शन नंबर बी स्टार्च, मंड, याद रखिएगा। चलिए 29 सवाल आपकी बात करते हैं। मनुष्य की मुख गुहा, जो मुख है, मुख गुहा में निम्नलिखित में से किसका जो है पाचन प्रारंभ होता है? तो सबसे पहले मुख गुहा में हमारा कार्बोहाइड्रेट का होता है। ऑप्शन नंबर सी कार्बोहाइड्रेट का होता है, ये भी जान गए। अगर मान लीजिए 30वां प्रश्न आ चुके हैं आपके। तो मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो मानव शरीर के जो भोजन करते हैं, भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण किया जाता है। तो कैसे? तो छोटी आंत में। छोटी आंत आपके सामने है। छोटी आंत बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, बड़ी आंत की उतनी भूमिका नहीं होती। चलिए 31वां प्रश्न की बात करते हैं। 31वां प्रश्न है मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्न में से किस अंग में प्रारंभ होता है? प्रोटीन का पाचन, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्न में से किस अंग में प्रारंभ होता है, शुरुआत होता है? तो ये होता है अमाशय से, याद रखिएगा, ठीक है, अमाशय से। चलिए 32 सवाल आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी आहार नालिका है? इस ऑप्शन के हिसाब से बताना है कौन सी आहार नालिका है। तो हम बताएंगे ग्रास नालिका है। कौन सी है? ग्रास नालिका है। चलिए 33वां प्रश्न की बात करें। 33वां प्रश्न है पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग जो है चूषण करता है, चूषण करने की क्रिया करता है? कौन सा विषैला पदार्थ पचे हुए भोजन को अलग करता है, याद रखिएगा। तो ये काम करने का काम है लिवर का, यकृत का, याद रखेंगे। 33वां प्रश्न गाड़ी हो गया। 34वां प्रश्न आ चुके हैं। पेप्सिन है एक, क्या है बताइए? पेप्सिन क्या है? पेप्सिन हमारा हार्मोन से एंजाइम है, क्या है? तो हम बताएंगे एंजाइम है पेप्सिन। क्या है? एंजाइम है पेप्सिन। अगर मान लीजिए पेप्सिन बदल देता है, तो किस में बदल देता है पेप्सिन? 35वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है पेप्सिन। प से पेप्सिन, प से प्रोटीन, प से पॉलीपेप्टाइड, याद रखिएगा। 36 सवाल है कि 36वां सवाल है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल देता है हम जानना चाहेंगे। तो यह है ऑप्शन नंबर सी एनिमो अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर सी एनिमो अम्ल होता है। 37 सवाल आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से वह
अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है, हम जानना चाहते हैं तो हम जानेंगे यकृत। वो है यकृत मतलब लिवर, याद रखिएगा। चलिए 38 सवाल आपके स्क्रीन पर है कि पीत निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो पीत जो है निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो एमिनो अम्ल द्वारा नहीं, एंजाइम यहाँ पे नहीं। ऑप्शन क्या है? यकृत। ऑप्शन बताइए 38 का, हम जानते हैं। तो यकृत का नाम सुने हैं, यकृत का नाम सुने होंगे। ऑप्शन नंबर ए। पीत निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत द्वारा। पीत मतलब होता है विल, जमा होता है। तो पीत कहाँ जमा होगा? यकृत में ही होगा ना, कि नहीं होगा? नहीं, पीत का जो है यकृत से संबंध है, लेकिन पीत जमा होता है पित्ताशय में। समझ गए? यही सवाल को घुमाता है। चलिए पीत का प्रमुख कार्य क्या है? पीत जो होते हैं इसका प्रमुख कार्य क्या है, काम क्या है, बता दीजिए। तो इसका काम है वसा का पायशीकरण करना। वसा का पायशीकरण करना। ऑप्शन नंबर सी जो लगा रहे हैं वो सही लगाएंगे। इसमें इमल्सीकरण भी बोलते हैं, इमल्सीकरण, एमल्सीकरण बोल दीजिए। 41 सवाल आपके स्क्रीन पर है। मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है या कहा जा सकता है? तो हम कहेंगे लिवर को कहेंगे, यकृत को कहेंगे, ये बात जान लीजिए। ठीक है, यकृत। चलिए 42 सवाल, पेसमेकर का संबंध किससे है? बता दीजिए, पेसमेकर का संबंध किससे है? हम जानते हैं, आप भी जानते होंगे, हृदय से संबंधित है, दिल की धड़कन से संबंधित है, हृदय से संबंधित है। चलिए 43 सवाल आपके स्क्रीन पर है कि पेसमेकर का कार्य है। तो पेसमेकर का कार्य क्या है? बता सकते हैं, दिल की धड़कन प्रारंभ करने का काम है। दिल की धड़कन को बढ़ाने का काम करता है पेसमेकर। ऑप्शन नंबर सी, दिल की धड़कन का प्रारंभ करना पेसमेकर का काम है। अच्छा जी, आप बताइए गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो गति प्रेरक किससे संबंधित है हम जानेंगे 44 का। तो ऑप्शन नंबर सी, हृदय से संबंधित है। इससे हृदय से। 45 सवाल आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से किन की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब या ब्लड प्रेशर कहते हैं? हम जानना चाहेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी, धमनी कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी, धमनी कहेंगे। 46 सवाल आपके स्क्रीन पर है कि सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन करता है? तो सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन करता है? तो ऑप्शन नंबर बी, घटता है। ऑप्शन नंबर बी, घटेगा और क्या करेगा? सोते समय घटता ही है ना। 47 सवाल है, रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग या उपयोग किया जाता है? बता दीजिए। तो हम करेंगे सिर्फ गमो मैनोमीटर का करेंगे। सिर्फ गमो मैनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं रक्तचाप ब्लड प्रेशर को मापने के लिए। अगर मान लीजिए 48 सवाल है, लव डब। लव डब किसमें होता है? लव किसमें उगता है, किसमें उत्पन्न होता है, फीलिंग किसमें आती है? हृदय में आती है। तो हृदय है। लव डब ध्वनि जो है किसमें आती है? बता दीजिए। क्या? ऑप्शन में हम जानते हैं हृदय में होता है लव डब। चलेंगे 49 सवाल आपके स्क्रीन पर है कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का उपयोग बताइए किसके संदर्भ में किया जाता है? बताएंगे, हम जानना चाहेंगे। तो हम बताएंगे 49 का सवाल का जवाब है रक्तचाप को मापने में करते हैं। रक्तचाप को मापने में किया जाता है। 49 का जवाब है ऑप्शन नंबर आपके सामने हो गया। अब चलते हैं 50वां प्रश्न आ चुके हैं। 50वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगेगा? तो 0.8 सेकंड लगता है। 0.8 सेकंड लगता है। 51 सवाल आपके स्क्रीन पर आ गए। मनुष्यों की समान स्पंदन दर क्या है? तो मनुष्य के समान स्पंदन दर जो पल्स रेट बोलते हैं क्या होता है? बता सकते हैं? तो हम बताएंगे 70 से 80 बीट प्रति सेकंड होता है। 70 से 80 बीट प्रति सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर सी। 52 सवाल आपके स्क्रीन पर है। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हो या स्तनधारी हो, उनके 4 कोष्ठ होते हैं। अपवाद में बहुत सारे भी निकलते हैं। नाड़ी दर, नाड़ी मतलब नस की बात हो रही है। नाड़ी दर कहाँ से मापी जाती है? तो नाड़ी दर जो है कहाँ से मापी जाती है? बता दीजिएगा।
तो हम बताएंगे धमनी से नापेंगे। और कहाँ से नापेंगे, है ना, कहाँ से नापेंगे, धमनी से नापेंगे। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। चलिए 54 सवाल आपके स्क्रीन पर कि एक किशोरा अवस्था यहाँ पे लिखना होना चाहिए, मनुष्य में समान रक्तदाब कितना होता है। तो किशोरा अवस्था कहिए, वयस्क मनुष्य कहिए, वो 120/80 mmHg में होता है। चलिए ये भी समझ गए। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होगा, बढ़ेगा ना, सोते समय ना घटेगा जी। ये तो सिंपल जवाब है। 56 सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं कि सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है। बताइए कितनी बार धड़केगा, तो 2 अरब बार धड़कता है, 2 अरब बार धड़केगा। चलिएगा 57 सवाल आपके स्क्रीन पर है और सामने है। बताइए कि मानव शरीर में हृदय का कार्य है, तो मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या है बताइए। तो पंपिंग स्टेशन की तरह काम करता है। ऑप्शन नंबर ए दिख रहा होगा, यही सही होगा। चलिए आ जाइए 58 सवाल। 58 है शरीर की विशालतम धमनी है। तो शरीर की विशालतम धमनी जिसे ए अट्रा बोलते हैं, अट्रा बोला जाता है, ए अट्रा बोलिए, ऑट्रा भी बोल सकते हैं, ए ऑट्रा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 59 सवाल आपके स्क्रीन पर और बताइए स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है। तो स्वस्थ मनुष्य हैं चाहे हम लोग हैं, उसमें शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होगी बता दीजिए। तो हम बताएंगे शरीर के वजन का 7% होगा। हमारे शरीर के वजन का 7% होना चाहिए, बस इतना हो जाएगा तो समझ रहे हैं गड़बड़ हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सही है। 60वां प्रश्न की बात करते हैं। एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन होता है। एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन कितना होगा। तो 5 से 6 लीटर होंगे, 5 से 6 लीटर। 61 सवाल है कि मानव रुधिर का पीएच मान कितना होगा। तो मानव रुधिर का पीएच मान जब भी होगा तो 7.4 होगा। 7.4 आपका दिख रहा होगा कहाँ, ऑप्शन नंबर डी में दिखेगा। ये भी क्लियर हो गए। 61 आ चुके हैं, टोटल 280 प्रश्न हैं और इससे ज़्यादा सवाल मानव शरीर से नहीं आएगा, ये मैं वादा करता हूँ। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है। तो मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करेगा, हम बता देंगे, आप भी बता दीजिए। तो वो करेगा प्लीहा, तिल्ली, याद रखिएगा प्लीहा का नाम सुने होंगे, है ना, स्पिनल का नाम सुने होंगे। 63 सवाल है मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की जो है प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है। कितनी भिन्नता होगी, तो 91 से लेके 92% होगी। पानी ही 91 से 92% होगी, याद रखिएगा। चलिए 64 सवाल है कि रक्त में पाई जाने वाली धातु। तो रक्त में पाई जाने वाली धातु का नाम बता सकते हैं, बता दीजिए, हम जानना चाहेंगे। तो वो है आयरन। आयरन है भाई, रक्त में पाई जाने वाली धातु आयरन। चलिए 65 सवाल आपके स्क्रीन में कि शरीर का कौन सा अंग जो है रक्त उत्पादन करता है। तो शरीर का कौन सा अंग जो है रक्त उत्पादन करता है, तो और कौन करेगा, अस्थि मज्जा करेगा। ऑप्शन नंबर बी। देख रहे हैं एसएससी 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। 66वां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है शरीर मतलब सही पूछ रहा है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से आपको पढ़ के बताइए। समय दिया आपका 1 सेकंड, बताएंगे। तो चलिए 1 सेकंड तो खत्म हो गए। ऑप्शन नंबर सी आपका ये सही है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध किया जाता है। किडनी को हम वृक्क भी कहते हैं, गुर्दा भी कहेंगे। चलिए गुर्दा कहेंगे, बताइए क्या कहेंगे बताइए। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो मानव शरीर में खून के जो शुद्धिकरण होती है उसे डायलिसिस कहते हैं, जो कि किडनी जब खराब होता है तो शुद्ध करने के लिए डायलिसिस प्रक्रिया करते हैं ना, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। 2001 में पूछा हुआ बीपीएससी का। 68 सवाल है रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है, हम जानेंगे। तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। चलिए 69 सवाल आपके स्क्रीन पर है कि हीमोग्लोबिन में होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है बता सकते हैं, तो बता दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी लोहा होता है, आयरन होता है, क्योंकि ब्लड में ही लोहे होते हैं। ऑप्शन नंबर तो खत्म हो गए। 70 प्रश्न आ चुके हैं। इसमें बताइए शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। तो ऑक्सीजन का परिवहन करेगा जी, सांस कैसे लेंगे, हीमोग्लोबिन कार्य करेगा तभी तो ऑक्सीजन का परिवहन होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। 71 आ चुके हैं। 71 है हीमोग्लोबिन
किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन किसका है? तो हम जानते हैं आरबीसी का है, रेड ब्लड, है ना। चलिए ऑप्शन नंबर ए। आ जाइए 72 सवाल आपके स्क्रीन पर है। 72 है, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? तो कौन सी ऐसी वाहिका है, कौन सा ऐसा रक्त का जो है मददगार है जो साफ रक्त फेफड़ा के जो है हृदय में ले जाता है? कौन से रक्त वाहिका साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाता है, बताएंगे तो वो है फुसफुस शिरा। फुसफुस शिरा, धमनी बोलिए या शिरा? शिरा होगा, धमनी नहीं होगा। फुसफुस शिरा बोल देंगे। अब फुसफुस शिरा को आप किस और नाम से जानते हैं? अगर आप सवाल का जवाब दें तो अच्छी बात है, क्योंकि मेरा अगर एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं तो ये सब हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैं बता चुका हूँ, हर एंगल से समझा चुका हूँ। आप देख सकते हैं। और जल्द आ रहा हूँ डिटेल के साथ, बेसिक रूप से आ रहा हूँ, और वो भी एनसीईआरटी का पूरा नन अकाडमी चैनल पर आएगा और मेरी आवाज़ में आएगी, एआई वॉइस नहीं होंगे, ये वादा है मेरा। 73 सवाल है कि निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? बताइए तो किसके द्वारा ले जाया जाता है? 73 का सवाल देंगे तो ऑप्शन नंबर डी, लोहित कोशिकाएं बोलेंगे, लोहित कोशिकाएं बोलेंगे। 74 सवाल आपके स्क्रीन पर है, किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? तो रक्त नहीं जमता है, वो बताएंगे तो हिपेरिन के कारण रक्त नहीं जमता है। चलिए आगे बात करेंगे। 75 सवाल है, हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं मानव शरीर के सैनिक के रूप में प्रसिद्ध है, सैनिक के रूप में काम करता है? तो वो है WBC। WBC को ही श्वेत रक्त कणिका बोलते हैं। तो श्वेत रक्त कोशिका हमारा सैनिक के रूप में मदद करता है। आ जाइए 76 सवाल आ चुके हैं आपके स्क्रीन पर है कि रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? बताइए एंटीबॉडी निर्मित होती है, रुधिर मतलब ब्लड, बताएंगे तो वो है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट की मदद से होता है। चलिए ये भी क्लियर हो गए। अगर मान लीजिए 77 सवाल पूछे, लाल रक्त कणिका आरबीसी किस नाम से जानी जाती है, ये बताएंगे, हम जानना चाहेंगे। तो आरबीसी को हम एक और नाम से जानते हैं, उसे इरिथ्रोसाइटस बोलेंगे। इरिथ्रोसाइटस कहाँ है जी? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में ही सही है, इरिथ्रोसाइटस। 78 सवाल, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो कौन सा अंग जिम्मेदार होगा लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में, बताएंगे? आरबीसी के लिए तो अस्थि मज्जा का नाम सुने होंगे, अस्थि मज्जा ही तो मेन इंपॉर्टेंट है। चलिए 79 आ चुके हैं। 79 है कि निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्रिस्तान हम किसे कहेंगे? प्लीहा को कहेंगे, स्पिनल को कहेंगे, यादकीगा या तिल्ली को कहेंगे। इसका नाम है 79 का सवाल का जवाब है। 80 प्रश्न आ चुके हैं कि मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होगा? तो 120 दिन होंगे। 120 दिन, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए 81 सवाल आपके स्क्रीन पर है कि मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण जो है कहाँ होता है, बताएंगे? तो ये हम जानते हैं कहाँ होगा, आप भी जानते हैं, बता दीजिए। तो हम बताएंगे अस्थि मज्जा में होगा। और कहाँ होगा? लाल रक्त, है ना, निर्माण की बात कर रहा है। और चलेंगे 82, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होगा? अस्थि मज्जा के द्वारा होगा। उत्पादन कहिए, निर्माण कहिए, इसी के द्वारा होगा ना। चलिए आगे बात करते हैं। उच्च जगह कहिए या उन्नत अंश पे, मतलब उच्च स्थान पर अगर मानव शरीर का अगर देखा जाए आरबीसी तो क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, क्या होगा? उसका आकार क्या होगा? तो हम बोलेंगे उसकी संख्या बढ़ेगी। और क्या बढ़ेगी? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कौन नहीं जानता? चलिए आरआरबी में पूछा हुआ ये सवाल है। अब आ जाइए 84 सवाल आपके स्क्रीन पर है। 84 को देखिए और बताइए सफेद रक्त कण जिसे हम WBC बोलते हैं का मुख्य कार्य क्या है? WBC का कार्य क्या है? रोग प्रतिरोध क्षमता धारण करना, उससे बचाना है हमारा। रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ेगा तभी तो हमें मजबूती मिलेगी। चलिए 85 सवाल आपके स्क्रीन पर है कि मनुष्य में या मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणु मतलब ब्लड के कौन
से किस्म अधिक होती है? तो हमारे शरीर में जो रक्त हैं और रक्त में वो भी श्वेत रक्त हैं, तो बताइए उसमें कौन सी अधिक होती है मनुष्य के लिए? तो हम उसे न्यूट्रोफिल्स बोलते हैं। न्यूट्रोफिल्स होते हैं जो कि अधिक होते हैं। ये भी क्लियर हो गया डी आंसर। 86 सवाल आपके स्क्रीन पर है कि जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर मतलब ब्लड प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? उसकी प्रतिक्रिया मतलब कोई भी, मान लीजिए कोई भी ब्लड में घुस जाता है, बाहरी अटैक हो जाता है, तो कौन उसका प्रतिक्रिया करेगा, रिप्लाई देगा? तो वो है WBC, श्वेत रक्त कणिका। यही तो लड़ेगा, तभी तो बचाएगा, है ना। जैसे आ गया था कौन सा वायरस, कोविड। 87 सवाल, रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोजकर्ता कौन है? तो लैंड स्ट्रीनर का नाम सुने होंगे, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं इनका। ऑप्शन नंबर ए। RH फैक्टर का पता लगाया कौन? तो RH फैक्टर का पता लगाने वाला और कोई नहीं थे, वो थे हमारे बहुत अच्छे प्रिय मित्र या साइंटिस्ट कहिए, लैंड स्ट्रीनर और बी एनर थे। बी एनर बोलिए या बी एनर भी बोलते हैं या ए भी लगता है, ध्यान रखना होगा। और ये ऐसे इसलिए मैंने बोला क्योंकि जब क्वेश्चन को आप समझिएगा तो क्वेश्चन आपको समझेगा। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? कौन सा ऐसा ब्लड है भाई जिसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता? तो AB में एंटीबॉडी नहीं होते, एंटीजन की मात्रा हो सकती है, एंटीबॉडी नहीं होती। अच्छा, अब बता दीजिए किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? दोनों एंटीबॉडीज पाई जाती है, बता दीजिए कौन से ऐसे रुधिर में दोनों में पाया जाता है? बेचारा ओ बेचारा जो है सब इसमें है, लेकिन बेचारा किसी से ले नहीं सकता, दे सकता है, ऐसा वाला सिस्टम है। कर्ण कौन है बताइए? दुर्योधन कौन है? कर्ण बेचारा दानवीर है, ओ है। और ये भी कौन है महाभारत का? दुर्योधन। सिर्फ लेना जानता है, देना नहीं जानता। ऐसे याद कर सकते हैं, है ना। ऐसे ही याद करवाए थे ना, याद है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता? कोई एंटीजन ही नहीं पाया जाता, बेचारा ओ में एंटीजन ही नहीं पाया जाता, एंटीबॉडी पाया जाता है। और इसमें जो है एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है AB में, तो हुआ कि नहीं दुश्मन। चलिए 92 सवाल है, एंटीजन प्रतिजन का एक ऐसा पदार्थ है। एंटीजन एक जो है ऐसा जो है पदार्थ है जो क्या करता है? शरीर के तापमान को कम करेगा नहीं, प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। प्रतिरक्षी के निर्माण में बढ़ावा करेगा। प्रतिरक्षी मतलब एंटीबॉडी, ऐसे याद रखिएगा। अब बताइए 93 सवाल है कि एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? एंटीबॉडी का तो संक्रमण के विरुद्ध होगा, और किसके विरुद्ध होगा? ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। चलिए 94 सवाल आपके स्क्रीन पर है, RH फैक्टर का नाम जो है किससे संबंधित है? तो RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है बता दीजिए, हम जानना चाहेंगे आपके मुख से और समझना चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, बंदर से है, और क्या? RH उसी के नाम पर रखा गया है, साइंटिस्ट भी नाम पड़ गया है। 95 है कि RH तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी जो है विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? RH तत्व के अनुसार बताइए तो कौन सी जोड़ी आपको सही नहीं है विवाह के लिए? तो पुरुष अगर प्लस में है, RH प्लस में है, और महिला अगर RH माइनस में है तो विवाह नहीं करिए, अन्यथा कोई उचित लाभ मिलेगा ही हानि है। तो ऑप्शन नंबर ए, ये बहुत ध्यान रखना होगा। तो इसके लिए ध्यान रखने के लिए आपको चेकअप करवाइए। तो ये तो होने वाला नहीं है और इस युग में तो नहीं होगा। 96, संतानों की भ्रूणीय अवस्थाओं में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनाने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को हम इरिथ्रोब्लास्टोसिस बोलते हैं। पूरा नाम है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। क्या बोलेंगे? फिटेलिस कहा जाता है। इसका कारण है, क्यों है? मान लीजिए संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भ में या गर्भाशय के अंदर रक्त का थक्का बन जाए तो मृत्यु होना निश्चित है, ये तो पक्का है। लेकिन ये समझने की बात है कि ऐसा होने का कारण क्या है और इसमें कौन सा रोग होता है? तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस नाम का रोग हो जाता है। क्यों होता है? तो ये कारण है कि पिता जो है प्लस में रहेगा, RH प्लस में रहेगा, और माता जो है RH माइनस में रहेंगे। तो इसका आंसर आपको ए नहीं दिखेगा, ये भी नहीं दिखेगा, ये डी में दिखेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। तो पिता का RH प्लस और माता का RH माइनस होना, यही सबसे बड़ा मृत्यु का कारण होता है। 97 सवाल है कि किस रक्त समूह को जो है सर्वग्राही कहा जाता है? तो किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाएगा?
हम जानेंगे तो ये भी प्लस कहेंगे, ये भी प्लस कहेंगे। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए 98 सवाल है, ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सर्वत्रीय आदाता 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 कहा जाता है, क्योंकि अदाता सर्वत्रीय अदाता मतलब सर्वत्रीय ग्राही कहा जाता। अदाता मतलब ये होता है ग्राही, ठीक है, ये अदाता बताता नहीं, छोड़िए, ग्राही कहते हैं। तो ग्राही कहते हैं, तो इसका कारण क्या है? क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। चलिए 99वें प्रश्न को देखेंगे। 99वें प्रश्न है कि निम्न में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है? सार्वभौमिक दाता है, देने वाला है, तो बेचारा कौन है? ओ है, देने वाला। और ग्रहण करने वाला ए बी, तो इसी को कर्ण बोलते हैं, सॉरी कर्ण बोलेंगे देने वाले को, दुर्योधन को हम बोलेंगे ए बी। क्यों? क्योंकि दुर्योधन जो है 5 गांव तक भी नहीं दिया था, तो लेने वाला है, तो ये भी वही लेता है, देता नहीं है, और वो बेचारा लेता ही नहीं है, सिर्फ देता है, कर्ण। ऐसे याद करेंगे, ठीक है। ये याद करने के लिए मैंने इस कहानी को जोड़ा है, क्योंकि हमारा महाभारत हो, रामायण हो, या मेरे महाकाव्य कितने भी हों, सारे महाकाव्य का अगर पढ़ाई से जोड़ दें तो हमारा नॉलेज और भी बढ़ेगा, क्योंकि हमारे पात्र हमारे हर एंगल में बताए गए हैं। चलिए 100 प्रश्न आ चुके हैं। रक्त समूह ओ वाले व्यक्ति किसी रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ले सकता है? बताइए। तो बेचारा किससे लेगा? सिर्फ ओ से, केवल ओ से ले ही सकता है, और किसी से नहीं ले सकता, ना ए से, ना बी से, ना कुछ से। बेचारा सिर्फ ओ वाले व्यक्ति को ढूंढ सकता है, लेकिन अन्यथा ये किसी से नहीं लेगा और दे सकता है, सब में दे सकता है ये। चलिए 101 प्रश्न आ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है? कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है? बता दीजिए। तो पिन्ना जो है हमारा मस्तिष्क का भाग नहीं है। पॉन्स है, थैलेमस है, मेडुला है, ये हम जानते हैं। पिन्ना क्या होता है? पिन्ना है ना। चलिए आगे बात करते हैं। 102 प्रश्न है। मस्तिष्क का वह कौन सा भाग है जो मानव शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखता है? तो मानव शरीर का जो मस्तिष्क है, दिमाग है, वो आसान से संतुलन बना के रखता है। वो कौन करता है? ये किसका काम है? तो वो सेरेबेलम का काम है। सेरेबेलम का काम है, सेरेब्रम का नहीं, सेरेबेलम का काम है संतुलन बनाना, दिमाग का संतुलन बनाना। वो खसका समझिए, पागल होना पक्का है ना। 103 प्रश्न है। मस्तिष्क के किस भाग में जो है भूख लगने और भोजन की तृप्ति की अनुभूति होती है? करने का केंद्र कहाँ पे स्थित होता है? मान लीजिए हमारा दिमाग है, हमारे दिमाग में भूख लगने की प्रवृत्ति है, भूख लगता है या भूख लगती है या प्यास लगती है तो महसूस होता है, तो ये कौन सा करता है, किसका काम है? तो वो है हाइपोथैलेमस का काम है। हाइपोथैलेमस कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए 104 प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क में जो है बुद्धि का केंद्र कौन सा है, दिमाग का केंद्र कौन सा है, कहाँ पे है आपका बुद्धि? बताइए। तो मस्तिष्क में है ना जी। मस्तिष्क के कौन से भाग में? तो उस भाग को हम सेरेब्रम कहते हैं। सेरेब्रम जो है हमारे मस्तिष्क का बुद्धि का केंद्र है। सेरेबेलम जो है हमारा संतुलन बना के रखता है, और हमारा हाइपोथैलेमस जो है भूख प्यास की बात करता है। चलिए सेरेब्रम की बात करें। सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो हमारे मस्तिष्क से संबंधित है। कौन नहीं जानता है? ये सवाल तो अभी जस्ट पूछा है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सबसे बड़ा भाग अगर पूछे तो आप अच्छे से जानते हैं, उसे हम प्रमस्तिष्क कहते हैं। और प्रमस्तिष्क किसे कहा जाता है? बता दीजिए। प्रमस्तिष्क है, अनुमस्तिष्क है, इसे क्या कहते हैं? तो प्रमस्तिष्क को हम एक और नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं आप कमेंट कीजिए। सेरेब्रम कहते हैं या सेरेबेलम कहते हैं, प्लीज कमेंट करेंगे। चलिए 107 प्रश्न है। ये भी सवाल पूछते हैं इसलिए मैंने पूछा है। 107 प्रश्न है। मानव शरीर के किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? पुनर्योजन नहीं हो सकता, अगर एक बार खराब हुआ तो गड़बड़ जाए मस्तिष्क कोशिका। पुनर्योजन होने की संभावना बहुत कम है, इसलिए मस्तिष्क को बचाइए, तभी आप जीवित रहिएगा, अन्यथा मस्तिष्क गया तो आप भी गए। समझ गए? ये बात को ध्यान रखना है। चलिएगा अगर बात करें 108वां प्रश्न है तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम, जिसे तंत्रिका तंत्र पढ़ रहे हैं उसे स्नायु तंत्र भी कहा जाता है। इसके लघुत्तम संरचनात्मक, लघुत्तम मतलब छोटा, संरचनात्मक
या जो क्रिएट होता है, क्रिएशन कहिए, तथा शरीर के क्रियात्मक इकाई है। ये बात तो है, जिसे हम तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन कहते हैं। ये तंत्रिका तंत्र के लघुतम छोटा चीज न्यूरॉन का हिस्सा है। याद रखिएगा, ऐसे याद रखिएगा, न्यूरॉन कहेंगे। 109 प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका किसे कहेंगे? तंत्रिका कोशिका को कहेंगे, स्नायु तंत्र को कहेंगे, स्नायु कोशिका को कहेंगे, ये भी जानते हैं। अगर 110 प्रश्न आ जाइए जोश और एनर्जी के साथ पढ़ेंगे लूसेंट का, आज हम मानव शरीर से संबंधित 280 प्रश्न खत्म करेंगे। तो मनुष्य में जो है मेरुदंड जो होते हैं से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? कितनी तंत्रिका निकलती है बता दीजिए, हम जानना चाहेंगे। तो हम 31 जोड़ी निकलती है। आप जानते हैं मेरुदंड 31 जोड़ी के साथ चलती है। अगर 111 प्रश्न आ गए, 111 सवाल आ गए, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र अगर आपसे पूछ रहा है तो हम बता देंगे, कहाँ देंगे? कशेरुक रज्जु में होगा। कहाँ होगा? ऑप्शन नंबर सी, कशेरुक रज्जु में हो जाएंगे। अगर मान लीजिए पूछते 112वां प्रश्न की बात करेंगे। 112वां प्रश्न है, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। तो श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होगी? तो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न हो जाएगी। ये भी आप जान गए, ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए 113वां प्रश्न की बात करेंगे कि मनुष्य में जो है श्वास लेने की, जो श्वास लेते हैं या श्वास लेना छोड़ने की बात करते हैं, में बाहर निकली जो वायु है, वायु में O2 की मात्रा होती है तो कितना प्रतिशत हो? O2 मतलब ऑक्सीजन की मात्रा होती है तो कितना होती है हम जानेंगे। तो 16% होती है ना। चलिए आगे बात करते हैं। 114वां प्रश्न है कि ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु ATP का निर्माण करता है या निर्माण होता है? तो 38 ATP का निर्माण होता है, ये हम जानते हैं। अगर मान लीजिए ग्लूकोज ऐसे। 115वां प्रश्न की बात करते हैं, मनुष्य का 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो मनुष्य जो है हमारा 1 मिनट में कितनी बार लेता है? 16 से 18 बार ले लेता है। ऑप्शन नंबर ए जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। ये भी सवाल हो गए। 116वां प्रश्न आ चुके हैं और बताइए कि भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन जो है कोशिका के किस भाग में होता है हम जानना चाहेंगे। तो हम बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया बता दीजिएगा। 117वां प्रश्न की बात करते हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा का निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं, क्या कहते हैं बता दीजिए। पूर्ण रूपांतरण होना, परिवर्तन होना क्या कहलाएगा? वायु श्वसन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वायु श्वसन, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। चलिए आगे चलेंगे। 118वां प्रश्न है, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? O2 तो हम समझ गए 16% होता है, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा? तो हम बताएंगे 4% होंगे। और क्या होंगे? चलिए ये भी क्लियर हो गए। 119वां प्रश्न की बात करते हैं, केवरस चक्र में किसका संश्लेषण होता है? केवरस चक्र में किसका संश्लेषण होगा आप बता देंगे तो हमें अच्छा लगेगा, और वो है पायरुविक अम्ल का नाम सुने ही होंगे, अवश्य सुने होंगे। ऑप्शन नंबर बी पायरुविक अम्ल होंगे। और याद रखिएगा ये विकल्पों के अनुसार दिया गया है, और भी ऑप्शन आएंगे तो हम देंगे, लेकिन अभी चलते हैं इतना ही में, ज़्यादा डिटेल नहीं करना है। आ चुके हैं हम लोग 120वां प्रश्न तक आ चुके हैं और इसे क्लियर करेंगे। 120वां प्रश्न क्या बोलता है हम जान लेते हैं थोड़ा और समझ लेते हैं। तो 120वां प्रश्न है कि अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है। अनोक्सी श्वसन जो है अंतिम उत्पाद होता है लैक्टिक अम्ल में। कहाँ होता है? लैक्टिक अम्ल में इसका अंतिम उत्पाद होता है। अगर 121वां प्रश्न आपके सामने है कि मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी जो अपशिष्ट होते हैं कौन सा होता है? तो नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा होगा बता दीजिए। तो हम यूरिया के रूप में जानेंगे उसे। किसके रूप में जानेंगे? ऑप्शन नंबर ए यूरिया के रूप में जानेंगे। 122वां प्रश्न की बात करते हैं, स्तनधारी इसमें जो है यूरिया बनाते हैं। तो स्तनधारी यूरिया बनाते हैं तो हम बता दीजिए क्या बताएंगे? तो ऑप्शन नंबर ए बता देंगे, यकृत बता देंगे। याद रखिएगा यूरिया कहाँ बनेगा? लिवर में बनेगा, लिवर यकृत में बनेगा। 123वां प्रश्न क्या है बता दीजिए। मानव शरीर में नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो मानव शरीर में नाइट्रोजनीकरण अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन जिम्मेदार है जी? कौन सा ऑर्गन जिम्मेदार है बता दीजिए। तो हम बताएंगे गुर्दा, किडनी का नाम सुने होंगे। गुर्दा, किडनी, ब्रिक इसे बोलते हैं। जिगर हम हृदय को बोलते हैं, है ना, जिगरा कैसे बोलते हैं? जिगरा है
तो चलिए वो सब बातें बकवास करते हैं। फन करने के लिए ये सब बकवास करता रहता हूँ, सुनते रहिएगा। मनुष्य में रुधिर क्षमता है, मनुष्य में रुधिर क्षमता है तो बता दीजिए। तो हम बताएंगे बोमिन, संपुट में क्षमता है, बोमिन है ना, बोमिन समझ गए, महिला। आगे चलेंगे, 125वां प्रश्न आ गए। अब बताइए मूत्र का पीला रंग जो है किसकी मौजूदगी के कारण होता है, बता दीजिएगा। इस ऑप्शन के हिसाब से बताएंगे तो यूरोक्रोम के कारण होता है, पीला हो जाता है जो हम मूत्र विसर्जन करते हैं, सॉरी मूत्र का जो है प्रवाह करते हैं। गलत हो गया शब्द, क्षमा चाहते हैं वो बोलते बोलते। चलिए आगे बात करते हैं। 126वां प्रश्न है, गुर्दा का कार्यात्मक यूनिट है। तो गुर्दा मतलब होता है किडनी। किडनी कहाँ हुआ, किडनी किससे संबंधित है, नेफ्रॉन से संबंधित है। क्यों, क्योंकि हमारा ये धमनी जो हृदय फेफड़ा ये सब संबंधित होता है। न्यूरॉन जो है हमारा मन से मतलब दिमाग से संबंधित होता है, मस्तिष्क से। चलिए आगे चलते हैं, तंत्रिका तंत्र से संबंधित है, ऐसे बोलिए। कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो कृत्रिम जो गुर्दा है जिसे हम डायलिसिस के रूप में जानते हैं, है ना, कृत्रिम मतलब मानव द्वारा बनाया गया, डायलिसिस करके बचाया जाता है, इसे कहेंगे। चलिए 128वां प्रश्न आ चुके हैं, आपके स्क्रीन पर है और आपको बताना है मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है। तो मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाएगी जी, तो हम बताएंगे यूरिया की बात हो रही है तो मूत्र में होगा, और कहाँ होगा। ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे वो सही लगा देंगे। अगर मान लीजिए 129वां प्रश्न है, अपोहन। अपोहन को ही हम बोलते हैं डायलिसिस। डायलिसिस का प्रयोग जो है किस क्रिया को पूरा करने में जो है करने के लिए किया जाता है, तो हम बताएंगे ब्रिक को, गुर्दा को करने के लिए किया जाता है, किडनी को करते हैं। डायलिसिस किसके लिए संबंधित है, किडनी से, ऐसे बोल दीजिए, उतना छोड़िए ना। 130वां प्रश्न है, स्वेदन निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है। स्वेदन नाम है, स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो शरीर के तापमान के नियंत्रित करने के लिए होता है। एक तरह से नियंत्रित करने के लिए बोल दीजिए, याद रखिएगा, शरीर के जो है तापमान को नियंत्रित करना ही स्वेदन कहलाएगा। 131 सवाल आपके स्क्रीन पर है कि मानव वृक्क मतलब किडनी, किडनी मतलब गुर्दा, याद रखिएगा। तो मानव वृक्क जो है अश्मरी में पाए जाने वाले प्रमुख रासायनिक यौगिक हैं। तो देखिए आपसे डायरेक्ट ये पूछ रहा है कि किडनी में कौन सा पाया जाता है, धातु के रूप में कौन सा ऐसा चीज पाया जाता है, बताइए, ऐसे सवाल बता दीजिए, कौन सा रासायनिक यौगिक है जो पाया जाता है भाई। ठीक है, धातु नहीं पूछ रहा है, कौन सा रासायनिक यौगिक, केमिकल पूछ रहा है। तो हम बताएंगे कैल्शियम ऑक्सलेट बता देंगे। कैल्शियम ऑक्सलेट कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लियर हो गए। चलिए आगे चलते हैं। हेनेले का लूप का कार्य संबंधित है। हेनेले का एक लूप है, उसका संबंधित है, किससे संबंधित है बता देंगे। तो हम बताएंगे उत्सर्जन तंत्र का नाम सुने हैं, इंडो बोलते हैं ना, उत्सर्जन तंत्र को क्या बोलते हैं, कमेंट कीजिए। चलिए बताइए 133वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। आप बताएंगे कि समानता निषेचन होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन कहिए, निषेचन होता है। तो निषेचन की बात होगी तो डिम वाहिनी नाली में होगी। डिम वाहिनी ये जो किससे, स्तनधारियों से संबंधित है। चलिए 134वां प्रश्न की बात करते हैं। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है, किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है, भोजन मिलता है, बताइए। तो प्लेसेंटा द्वारा मिलता है। प्लेसेंटा कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी, प्लेसेंटा द्वारा मिलता है। चलिए 135वां प्रश्न की बात करते हैं कि गर्भाशय में जो है मानव भ्रूण किस द्रव्य में तैरता रहता है। तो अगर गर्भाशय में मानव का जो भ्रूण है, गर्भाशय में जो महिला का जो भ्रूण होता है, भ्रूण जो है किस द्रव्य में तैरता है, तो हम बताएंगे उसे क्या बोलेंगे, अनिमियाटिक द्रव में होता है। अमनियाटिक द्रव बोलिएगा, ठीक है, अमनियाटिक द्रव बोला जाता है। चलिए 136वां प्रश्न क्या है बता दीजिए। दो युग्म को के संयोजन को कहते हैं, क्या कहते हैं बता दीजिए, हम जानना चाहते हैं। तो निषेचन, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा आगे चलेंगे, बात करते हैं कि 137वां प्रश्न क्या है कि गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। तो हम बताएंगे गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है जी, बता देंगे जी। हम बात करते हैं तो अल्ट्रासाउंड की बात करेंगे। ये कौन नहीं जानता, जब हमको चेक करना है तो अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करेंगे।
चलिए आ गए 138वां प्रश्न आ चुके हैं कि भ्रूण के विकास के लिए निम्न में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है, पोषण की पूर्ति करते हैं, तो वो निषेचन के द्वारा करेंगे। किसके द्वारा करेंगे हम जानना चाहते हैं। तो अब देखिए, निषेचन के द्वारा ही ना करिएगा जी, मतलब अपरा पोषिका द्वारा करिएगा ना, तो भोजन कैसे होगा? माँ के गर्भ से ही तो माँ भोजन करेगी, तभी तो उससे ग्रहण करेंगे। तो ऐसे बोल दीजिए, इतना सोचने वाली बात नहीं। पोषक द्वारा करेंगे, भोजन प्रवेश करवाएंगे, खाद्य भोजन पदार्थ से होंगे। और याद रखिएगा 139 सवाल है, मुख्य के द्वारा लेने वाले गर्भ निरोधक गोलियां निरोधक करते हैं, मतलब गर्भ निरोधक गोलियां ली जाती है तो अंडो उत्सर्जन के लिए लिया जाता है। ठीक है, अंडो उत्सर्जन के लिए लिया जाता है। चलिए आगे चलेंगे। 140वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है? तो वो है जब निषेचन वाह होता है और विकास आंतरिक होता है, तभी होते हैं। तो इसका आंसर का जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए भाग रहा हूँ। चलिए 141वां प्रश्न है कि बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? ये रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम जानते हैं बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है, ये बता दीजिए। तो पिता के एक मिनट, बच्चे का लिंग निर्धारण गुणसूत्र पर होगा, क्रोमोसोम से होगा, और क्या होगा, है ना? वो तो पिता से संबंधित होता ही है। चलिए 42 सवाल आपके स्क्रीन पर है। चलिए मनुष्य में गर्भकाल बताइए होता है, तो 9 महीने का होता है, कौन नहीं जानता है। चलिए आगे चलते हैं। 143वां प्रश्न क्या है कि स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है? देखिए, पुरुष के नसबंदी को क्या कहते हैं, स्त्री के नसबंदी को क्या कहते हैं, बताइए। तो पुरुष के नसबंदी में और महिला के नसबंदी में थोड़ा सा अंतर है। वैसे लगा दीजिए, वैसे लगा दीजिए तो पुरुष हो जाएगा, और ट्यूब लगा दीजिएगा तो महिला हो जाएगी। तो ट्यूबे अलग कर दीजिए, ट्यूबे कटोमी कर दीजिए या कटोमी कर देते हैं। ट्यूबे कटोमी ये हो गए स्त्री के नसबंदी के लिए, और वैसे कटोमी जो हो गए कटोमी, अलम शुद्ध उच्चारण में करिए, कटोमी, है ना। तो 144वां प्रश्न है वैश्यवी कटोमी पुरुष के नसबंदी के लिए, स्त्री के लिए ट्यूब होता है, ट्यूबे कटोमी, ऐसे बोल दीजिए। याद करने के लिए आप किसी भी तरह से झूठ सच जैसे याद कर सकते हैं, करिए। 145वां प्रश्न है प्रथम परखनली शिशु का नाम बताइए। प्रथम जो हुई थी उसका नाम बताइए। तो उसका नाम लुईस था, समझ गए, नाम था लुईस। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए हम बात करते हैं 146 सवाल आपके स्क्रीन पर है कि एनिमियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है। तो एनिमियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता क्या है, बता देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए भ्रूण के लिंग को बताता है कि कौन है कौन नहीं है। ये तरीका हमें अच्छा नहीं लगता है, ये बंद कर देना चाहिए। मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? वाहिनी विहीन है तो हम बता देंगे ये है अंतःस्रवी ग्रंथि। अंतःस्रवी ग्रंथि को हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, इंडो 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 इंडो, बताइए क्या होगा? अंतःस्रवी ग्रंथि। देखिए उत्सर्जन तंत्र को क्या कहा जाता है और अंतःस्रवी ग्रंथि को क्या कहा जाता है? अगर मेरा साइंस का MCQ देखे होंगे 1000 वाला तो उसमें दिया हुआ है, आप देखिए तभी, क्योंकि इसमें सिर्फ MCQ कर रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल ज़्यादा बकवास प्रस्तुत नहीं करूंगा जितना होना चाहिए। चलिए वाहिनी विहीन ग्रंथियों के श्रवण को कहते हैं। तो वाहिनी विहीन ग्रंथियों के श्रवण को क्या कहते हैं? श्रवण मतलब बाहर निकलने की बात करता है। तो ये बात होती है, हम बताएंगे बी, हार्मोन्स। हार्मोन्स ही कहेंगे ना, श्रवण होता है हार्मोन्स। चलिए 149 आ चुके हैं, बहुत अच्छा सवाल है। 149 है निम्न से कौन अंतःस्रवी ग्रंथि नहीं है? अंतःस्रवी ग्रंथि वही नहीं है, यकृत नहीं है, यह अंतःस्रवी ग्रंथि नहीं में आता है। हाँ इंडो, क्या बोलते हैं इंडो, कमेंट कीजिए, दोनों का नाम बताइएगा। अंतःस्रवी ग्रंथि को क्या बोला जाता है, उत्सर्जन तंतु को क्या बोलते हैं, बताइएगा। दोनों के बारे में मैंने पढ़ा चुका हूँ, इसका चैप्टर भी मैंने पढ़ाया है। अंतःस्रवी ग्रंथियों को किस नाम से जाना जाता है, बता दीजिए। तो अंतःस्रवी ग्रंथियों को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, उसका नाम है वाहिनी विहीन ग्रंथियाँ कहते हैं। ठीक है, वाहिनी विहीन ग्रंथियाँ कहा जाता है, याद रखेंगे। 151 सवाल की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रंथि जो है नहीं है? कौन सी एक ग्रंथि नहीं है? तो हम बताएंगे जठर ग्रंथि नहीं है, याद रखिएगा। जठर ग्रंथि नहीं होता है, यकृत सब
आ जाएगा। लेकिन जठर ग्रंथि क्या है? जठर तो निकलता है बेचारा। मानव शरीर की किस ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो हम पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। ये बहुत अच्छे से आप जानते हैं। चलिए, अब मास्टर ग्रंथि की बात हो रही है तो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? बताइए। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी, बताइए बताइए, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? बताएंगे तो ऑप्शन नंबर सी बता देंगे, पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, हम जानते हैं। आगे बात करते हैं 154 सवाल आपके स्क्रीन पर है कि मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि जो है बता देंगे, हम जानना चाहेंगे। 154 सवाल का जवाब है तो हम बताएंगे पिट्यूटरी ग्रंथि। एक मिनट। मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा है? तो हाँ, ये सही है। ये भी आपका मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि ही है, ये हम जानते हैं। चलिए, 154 का भी बी आंसर होगा। चलिए, पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है, ग्लैंड जो होती है, कहाँ स्थित होता है हम जानते हैं। तो ये मस्तिष्क में बताएंगे, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए, 156 सवाल की बात करते हैं। 156 सवाल है कि उस ग्रंथि का नाम बताएं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करता है। कार्य को नियंत्रित करता है, हम जानना चाहेंगे। तो हम बताएंगे 156 का सवाल का जवाब दीजिए। पिट्यूटरी ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर डी पिट्यूटरी ग्रंथि बोलते हैं। चलिए, ये तो बात खत्म हो गई। 157 की बात करते हैं। थायराइड ग्रंथि से थोरैक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन्स कौन सा है? अंतःस्रावी हार्मोन्स कौन सा है? 157 का TSH है। TSH है। देखिए, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर मेरा वन लाइनर पढ़े होंगे नलिनी अकाडमी पे, शिक्षा मंत्र पे, वन लाइनर NCERT का, तो ये सब सवाल हो चुका है, इसलिए मैंने सिर्फ MCQ करवा रहा हूँ। चलिए, वृद्ध हार्मोन्स कहाँ से स्राव होते हैं? वृद्ध हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स जैसे बोलते हैं, वृद्धि हार्मोन्स बोलते हैं। वृद्ध हार्मोन्स बोल दिया मैंने, वृद्धि हार्मोन्स मतलब ग्रोथ हार्मोन्स कहाँ से होता है ये बता दीजिए। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का नाम सुने होंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा, हम बात करते हैं 159 सवाल की बात करते हैं। ऑक्सीटॉसिन हार्मोन स्रावित करने वाले ग्रंथि हैं। ऑक्सीटॉसिन जो है होता है वो बताइए। पीयूष ग्रंथि बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, वो भी क्लियर हो गए। हम बात करते हैं 160वां प्रश्न की बात करते हैं। 160वां प्रश्न क्या है? पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्राव के कारण शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लंबाई से अत्यधिक वृद्धि होती है। लंबाई से अत्यधिक वृद्धि होती है, याद रखिएगा। अगर मान लीजिए हम आपसे पूछे 161 सवाल की बात करेंगे, एक विशिष्ट हार्मोन्स को जिसकी कमी से गलगंड मतलब गाइटर रोग हो सकता है, संश्लेषित करने के लिए किस अंतःस्रावी एंडोक्राइन, देखिए एंडोक्राइन बोलते हैं, ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है? बताइए, आयोडीन की आवश्यकता होती है, बता दीजिए। तो हम बताएंगे 161 का हाइपोथैलेमस नहीं, थायराइड बताएंगे। देखिए, एक विशिष्ट हार्मोन्स को जिसकी कमी से गलगंड होते हैं, मतलब घेंघा रोग हो जाता है, ग्लाइटर रोग हो जाते हैं, इसके कारण जो है किस अंतःस्रावी के ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है? तो उसे हम थायराइड की आवश्यकता होती है ना, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 162 सवाल आपके स्क्रीन पर है कि किसकी कोश क्रिया के कारण जो है मानव शरीर के जो है मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है? मिक्सिडीमा किसके मतलब कौन से मानव शरीर के कहाँ पे होता है मिक्सिडीमा नाम? याद रखिएगा, बताएंगे, हम जानना चाहेंगे। और इसका जवाब दीजिए कि ऑप्शन नंबर डी देंगे, अप टू ग्रंथि में हो जाता है। ठीक है, चलिए, ये तो अप टू ग्रंथि आप जान गए। 163 सवाल का जवाब दीजिए कि निम्नलिखित में से किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है? अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहते हैं। 163 का जवाब दीजिए। तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर ए थोरैक्सिन, ऑप्शन नंबर ए थोरैक्सिन। चलिए, 164 का सवाल का जवाब दीजिए कि पिनियल ग्रंथि कहाँ होता है? तो पिनियल ग्रंथि कहाँ होता है हम जानना चाहते हैं। पिनियल ग्रंथि जो होते हैं, ग्लैंड जो होते हैं, तो वो जवाब दीजिए। तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क में बता देंगे। ठीक है, मस्तिष्क में बताएंगे। 165 का सवाल का जवाब दीजिए, निम्नलिखित में से हार्मोन में से किस में आयोडीन होता है? हार्मोन में जो है किस में होता है? ऑप्शन नंबर ए थोरैक्सिन, ऑप्शन नंबर ए थोरैक्सिन। चलिए, आगे बात करते हैं 166 सवाल की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से
स्वतंत्र कार्य कर सकती है, बता देंगे। तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर डी बता देंगे, पारुबट्टू, या देखिए पराबट्टू होगा। 167 सवाल की बात करते हैं कि शरीर में जो है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो हम बताएंगे थायराइड है, याद रखेंगे। 168 सवाल है आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है, मतलब आंसू निकालती है, उसे हम क्या बोलते हैं, लैक्रिमल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे चलेंगे। 169 सवाल की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में जो है लुप्त हो जाती है, मतलब वृद्धावस्था आता है तो लुप्त हो जाता है, उस हार्मोन्स का नाम बताइए। तो उसे थाइमस कहते हैं। थाइमस कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी है, थाइमस हो जाता है, तभी तो सठिया जाते हैं, ऐसे बोलिए। चलिए 170 प्रश्न है, मादा जनन हार्मोन्स है। मादा जनन हार्मोन्स जो है ये उपरोक्त में से सभी है, क्योंकि मादा में जो है एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन ये सब आते हैं, याद रखिएगा। अगर मान लीजिए 171 की बात करें, नर लैंगिक हार्मोन्स है, तो नर लैंगिक मतलब पुरुष वाला बात करते हैं, तो इसमें टेस्टोस्टेरोन बोलेंगे, टेस्टोस्टेरोन बोल देंगे, याद रखिएगा। 172 सवाल आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन्स है। स्त्रीलिंग हार्मोन्स कहाँ है बता दीजिए, हम जानना चाहेंगे। तो हम बताएंगे वो है एस्ट्रोजेन है, जो तीनों था आपको पढ़े थे ऊपर, एस्ट्रोजेन बोलते हैं। चलिए एस्ट्रोजेन जो है का स्राव होता है, एस्ट्रोजेन का स्राव क्या होता है, कहाँ होता है बता दीजिए, हम जानना चाहते हैं। तो हम बताएंगे ग्रेफियन पुटिकाओं द्वारा होता है, याद रखिएगा। ग्रेफियन पुटिकाओं कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है, याद रखेंगे। आगे बात कर लेते हैं। 174 सवाल की बात करें, कौन सा हार्मोन्स लड़ो उड़ो हार्मोन्स कहलाता है, लड़ो और उड़ जाओ हार्मोन्स कहलाता है, तो एड्रिनल कहलाता है, एड्रीनेलिन बोलते हैं, याद रखिएगा। चलिए ऑप्शन नंबर, ठीक है, नारे कार्ड में ऐसे याद रखिएगा, एड्रीनेलिन। चलिए 175 सवाल की बात करेंगे, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है, याद रखेंगे। तो ये होता है अधिवृक्क ग्रंथि में होता है, जो कि किडनी के ऊपर होता है, हम जाके देखे हैं, है ना। चलिए ये हो गए। आगे बात करते हैं 176 की बात करते हैं, जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं जीवन रक्षा के लिए, तो एड्रिनल से होता है, एड्रिनल से होता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बात करते हैं 177 की बात करते हैं कि मानव शरीर में निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथि अंतःस्रावी, ठीक है, एंडोक्राइन बोलते हैं, अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि होती है, तो वो होता है अग्नाशय। अग्नाशय ही ऐसा है जो कि बाह्य भी स्राव करता है और आंतरिक भी स्राव करता है, अग्नाशय पैनक्रियाज जिसे बोलते हैं। चलिए इंसुलिन है एक प्रकार का, क्या इंसुलिन एक प्रकार का क्या है बता दीजिए, तो हम बताएंगे हार्मोन्स है, और क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए ये भी क्लियर हो गए। और बताइए 179 की बात करें, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है, तो गला है, और कहाँ है होगा, गला में होता है। घेंगा कहाँ होता है, यही ना, गला में होता है। थायराइड कहाँ होता है, गला में होता है। चलिए 180 प्रश्न आ चुके हैं, 180 प्रश्न आ चुके हैं कि निम्नलिखित में से जो है किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है, किस कोशिका से होता है बता दीजिए, तो बीटा कोशिका से होता है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए। चलिए 181वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित होता है, इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित होगा, तो पैनक्रियाज द्वारा होगा, अग्नाशय द्वारा होगा, ये हम जानते हैं, है ना, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। इंसुलिन की खोज किसने की थी बताइए, इंसुलिन की खोज कौन किया, तो बेंटिंग और बेस्ट ने किया था, तो ऑप्शन नंबर ए, ये भी सही है। चलिए 183 सवाल आपके स्क्रीन पर है कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं जो इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थित होता है, कहाँ पे स्थित होता है हम बता दीजिए, तो अग्नाशय पैनक्रियाज में ही स्थित होता है, ये हम जानते हैं लैंगरहैंस। चलिए ये भी क्लियर हो गया। 148 सवाल आपके स्क्रीन पर है, 184 सवाल है ना, 84 सवाल है, कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितनी है, मांसपेशियों की अनुमानित संख्या 700 से ज़्यादा ही बताया जाता है, कम नहीं बताया जाता है, याद रखिएगा। चलिए मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन सा है, सर्वाधिक शक्तिशाली, तो हम बताएंगे जबड़ा है ना, जबड़ा है, कहते नहीं है कि जबड़ा तोड़ देंगे, इतना हल्का में थोड़ी तोड़ दीजिएगा। चलिए 186 है, निम्नलिखित में से किसकी पेशियों के या पेशियों में स्वस्पंदन मतलब स्वयं स्पंदन होता है, धक 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 धक, है ना, वाइब्रेट कहिए,
का गुण पाया जाता है तो किस में पाया जाता है? तो स्वस्पंदन हमारा हृदय ही करता है, स्वयं धड़कता है बेचारा, लवडव जी से बोलते हैं हम लोग। 187 सवाल आपके स्क्रीन पर है कि निम्न मतलब किस अम्ल में, निम्न बोलिए, या किस अम्ल में या किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होता है? तो लैक्टिक अम्ल अगर जम गया तो आपको थकान महसूस ही होगा ना, और क्या होगा? चलिए वो भी क्लियर हो गए। 188 सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं, बता देंगे। 180 सवाल है, मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया किसका भाग है? तो हम जानते हैं कॉर्निया आँख का भाग है, कौन नहीं जानता है? चलिए ये भी क्लियर हो गए। नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है, बता दीजिए। तो कॉर्निया कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? तो नेत्रदान जब करना होता है तो कौन सा भाग देते हैं? कॉर्निया देते हैं, बताइए। तो हम जानना चाहते हैं, तो हम बताएंगे हाँ कॉर्निया ही देंगे, ये तो हम जानते ही हैं दान में। चलिए 190 प्रश्न आ चुके हैं। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को किसके द्वारा नियंत्रित या नियमित किया जाता है? तो आइरिस के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। चलिए 191 सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं कि आँख के किस भाग पर जो है वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 191 सवाल का जवाब दीजिए। तो डी रेटिना पे बनता है, ये कौन नहीं जानता है? चलिए 192 सवाल की बात करते हैं। मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होता है, कौन सा होता है बता दीजिए। तो हम बताएंगे कौन्स होते हैं, कौन्स का नाम सुने होंगे, ऑप्शन नंबर ए है। चलिए आइरिश, आइरिस का क्या कार्य है बता दीजिए, हम जानना चाहते हैं। तो आइरिस का काम है कि पुतलियां जो होती है, पुतलियों के आकार को नियंत्रित करता है, हम जानते हैं। 93 पुतलियों के आकार को नियंत्रित करता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए हृदय वंचित है, हृदय वंचित होता है मतलब हृदय जो है आपका क्या है? ऐच्छिक पेशियां हैं, उसकी इच्छा के अनुसार वो एक्टिविटी दिखाता है। अनैच्छिक नहीं है, ऐच्छिक है, इच्छाओं के अनुसार होता है। 195 सवाल की बात करते हैं। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी हो जाती है? तो मनुष्य की त्वचा जो है किस स्थान पर आपको मोटी दिखेगा? तो नीचे दिखेगा, तलवा में दिखेगा, है ना। तलवा जिसे बोलते हैं, तलुए पर बोलते हैं, नीचे मोटा रहता है हमारा। कभी कभी याद रखिए 196 मतलब काटा उटा गड़ता है तो उतना नहीं दर्द होता, गड़ता है तो फिर निकाल देते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग अगर देखा जाए तो हम मस्तिष्क बताएंगे, क्या नहीं, चमड़ा, त्वचा, स्किन, है ना। चलिए 197 सवाल आ गए कि मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक क्या कहलाता है? क्रोमोप्लास्ट जैसे होते हैं ना, तो उसी तरह वर्णक बताइए कौन सा होता है, हम बताएंगे, वर्णक के बारे में बात करेंगे। तो मेलानिन, मेलानिन जो है हमारे त्वचा का रंग जो है गोरा, काला, इस तरह का जो है रंग भेद देता है। 198 सवाल है कि त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है? तो ऊपरी त्वचा हम एपिडर्मिक कहते हैं, कि हमारी एपिडर्मिक खराब हो गई जी, क्रीम लगाइए ठीक हो जाएगा, है ना, ऐसे याद करते हैं हम लोग। 199 सवाल है कि मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है बताइए, हम जानना चाहेंगे, बताइए कौन सा होगा। तो हम बता देंगे ऑप्शन नंबर सी, दांत की परत जो है हमारा कठोर पदार्थ होते हैं। चलिए 200 प्रश्न आ चुके हैं कि कैसे रुक जंतु, कैसे रुक शेल वाले व्यक्ति जो हैं जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग कौन सा है? तो हम कशेरुक वाले जो हैं एनिमल, एनिमल जो है कठोर भाग है, देखिए एनिमल, एनिमल, एनिमल याद रखिएगा, ऐसे याद रखने की अपना अपना है। 201 प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा अंग जो है पूर्ण उद्दान या पूर्ण उत्पादन या पुनः निर्माण, ऐसे बोल दीजिए, को प्रदर्शित करता है? तो पुनः निर्माण होने के काम करता है तो बेचारा यकृत ही कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता, याद रखिएगा यकृत में ये पावर है, ठीक है। चलिए अगर ये परमानेंट के लिए खराब हो गया तो समझिए जीवन का अंतिम समय आ चुका है। मानव शरीर में कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता? तो मानव शरीर में कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता? तो हम बताएंगे 102 का डी हो जाएगा, मस्तिष्क बोलेंगे, ऑप्शन नंबर डी का मस्तिष्क बता देंगे। 103 प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अवशेषी अंग नहीं है? तो अवशेषी अंग कौन सा नहीं है? तो डायफ्राम है, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। 204 प्रश्न है, मनुष्य की आँख, जो आँख से जो आंसू है, आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु जो है जीवाणु मर जाता है? तो आंसू कौन सा एंजाइम है जिससे आंसू जो है आंसू का निकलता है? तो एंजाइम होता है, एंजाइम कौन सा ऐसा है कि जीवाणु मर जाता है, बैक्टीरिया मर जाता है? तो हम उसे लाइसोजाइम बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। 205 प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि किस प्राणी के शरीर
के समस्त भार का अधिकांश भाग होता है? समस्त भार का अधिकांश भाग होता है, बता दीजिए। तो हम बताएंगे जल। जल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे शरीर जल ही से बना है, याद रखेंगे। 206 प्रश्न क्या है कि किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के मतलब श्वसन के दौरान गैस रुधिरों में प्रवेश करता है और फिर उसे छोड़ देती है? तो बताइए, गैस के रूप में ये रुधिर में प्रवेश कर देता है और फिर छोड़ देती है, तो ये विसरण कहलाता है, याद रखिएगा। विसरण परिवहन का ही है, या सक्रिय परिवहन का ही है, एक्टिव परिवहन का दीजिए, याद रखिएगा। 207 प्रश्न क्या है, बता दीजिएगा। 207 प्रश्न है, मानव शरीर के अनिवार्य एनिमो अम्लों की संख्या होती है। तो एनिमो अम्लों की संख्या कितनी होती है? तो हम बताएंगे 20 होती है, याद रखेंगे। अगर और भी बातें करें, हम बात करेंगे 108 प्रश्न की बात करेंगे। 108 प्रश्न की बात करेंगे। मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, बता दीजिए। हम जानेंगे तो लोहा होगा, आयरन होगा, ये हम जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ है। चलिए, ये भी क्लियर हो गए। 209 प्रश्न की बात करते हैं। 209 प्रश्न है, एक वयस्क पुरुष के लिए समान हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति जो है 100 ml रक्त है, तो कितना के अनुमान से हम बताएंगे, बता दीजिए, हम जानना चाहेंगे। तो हम बताएंगे 14.5 GM होंगे। 14.5 ग्राम होते हैं, याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 ml रक्त है तो, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, हम बात करते हैं। 110 प्रश्न आ चुके हैं कि मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। तो मानव शरीर का सामान्य तापमान कब होता है? तो 36.9 डिग्री सेल्सियस पर अगर है तभी, 36.9 डिग्री सेल्सियस पर है तभी होगा, याद रखिएगा। ये हो जाएंगे, नहीं तो 37 डिग्री सेल्सियस बता देंगे सेल्सियस पे। फॉरेनहाइट बताइए तो कमेंट कीजिए। तो बताइए, आपका 211 प्रश्न है, किस शारीरिक प्रक्रम में जो है प्रोथ्रोबिन का संबंध है? प्रोथ्रोबिन का संबंध है, बता दीजिए। तो ये होता है रक्त जमाव के लिए, रक्त जमाव के लिए होता है, याद रखेंगे। रक्त जमाव के लिए होता है। रक्त जमाव कहाँ है ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी आंसर है, दिया हुआ था, है ना। चलिए, 212 प्रश्न की बात करते हैं। 212 प्रश्न क्या है? 212 प्रश्न है, निम्न में कौन सा हार्मोन गुर्दा मतलब किडनी का समान कार्य नहीं है? समान कार्य कौन सा नहीं है, बता दीजिए। तो छान कर बाहर करना, ये नहीं है, ये तो होना चाहिए, है ना। तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना, ये काम इसका नहीं है, समान कार्य नहीं है गुर्दा का, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। नहीं तो बाहर छान कर बाहर निकालना यूरिया का काम, हार्मोन्स का स्रवन करना, इस तरह का रक्त में जल का मात्रा का नियंत्रण करना, ये सब काम गुर्दा का। 213 प्रश्न है, थायराइड ग्रंथियां थायरॉक्सिन नामक एक हार्मोन्स का उत्पादन करती है, जो कि क्या होता है? मेटाबॉलिक को नियंत्रित करता है, मेटाबॉलिक का रेट को नियंत्रित करता है, तो मतलब उपापचय दर को नियंत्रित करता है, यही बात है। चलिए, आगे चलते हैं। 214 प्रश्न आ चुके हैं। 214 प्रश्न है, आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन्स उत्सर्जित होता है? बताइए, आपातकालीन के दौरान, इमरजेंसी की स्थिति में। तो एड्रीनलिन बोलिए, एड्रीनलिन बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, नलिन अकॉर्ड में याद रखिए इस हार्मोन्स को, याद रखेंगे। अब बात करते हैं 215 प्रश्न है। 215 प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिनका संबंध जो है शरीर की उत्तेजना से, शारीरिक संबंधों से, शारीरिक की उत्तेजना को बढ़ाने की बात करता है, बताइएगा। तो हम बताएंगे अधिवृक्क ग्रंथियां। अधिवृक्क ग्रंथियां जो है शरीर की उत्तेजना से संबंधित है, जो कि किडनी के ऊपर रहता है थोड़ा सा भाग में, ठीक है। शारीरिक जो वर्ड मैंने बोला वो मत लीजिएगा, शारीरिक उत्तेजना से लीजिएगा, ठीक है। 216 प्रश्न है, आदमी के कंठ के किस भाग को अवटू जो होते हैं, अवटू, जैसे कि अवटू तंत्र कहिए, अवटू ग्रंथि कहिए, है ना, तो हम बोलेंगे एडम्स एप्स बोलते हैं इसे, इंग्लिश में एडम्स एप्स बोलते हैं, कहा जाता है। तो बताइए, आदमी के कंठ के किस भाग को एडम्स एप्स कहते हैं, अवटुक तंत्र कहते हैं, बताइएगा, या अवटुक कहते हैं? तो हम बताएंगे उसे, बताएंगे क्या? थायराइड पस्थि को बताएंगे, थायराइड कैटेलाइज को कहेंगे, पस्थि को कहेंगे, ठीक है। कुछ भी बोल देता हूँ, सुनते रहना है, बस याद होने से मतलब है, ठीक है। शब्दों का खेल है, जैसे मैं घुमाऊंगा बस आपके माइंड में होना चाहिए। अगर गलत मैं शब्द घुमा रहा हूँ तो आपके माइंड में जरूर छपेगा, ये मैं बात जानता हूँ। अगर मैं क्वेश्चन के तरीके को बता रहा हूँ तो समझिएगा कि कुछ न कुछ आपको एग्जाम में आएगा, तो अवश्य ही आएगा और रिजल्ट भी आप लाइएगा, ये मेरा वादा ही नहीं भरोसा भी है। मानव का मस्तिष्क लगभग कितना ग्राम का होता है? देखिए, ऑप्शन के हिसाब से 1350 होगा, नहीं तो 1400 ग्राम होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा, ऐसे महिला के हिसाब से 1350 सही है।
चलिए आगे बात करते हैं 218 प्रश्न की बात करते हैं कि मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रवी ग्रंथि जो है या युगम जोड़े, युगम मतलब जोड़े के रूप में नहीं पाई जाती है, बताइए। तो पिट्यूटरी नहीं पाई जाती है, जोड़े के रूप में नहीं पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी। 219 प्रश्न है, मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है, बिना कुचला हुआ रहता है। तो कोशिका के तरल भाग याद रखिएगा, द्रव भाग कहिए जो कहिए, कोशिकाओं में द्रव भाग जो होते हैं, तरल भाग होते हैं उसको। तो सभी इस प्रश्न है कि समान मानव शरीर का तापक्रम कितना होता है फ़ारेनहाइट में। हम जानते हैं सेंटीग्रेड में 37 डिग्री सेल्सियस पे होता है या 36.9 डिग्री सेल्सियस पे होता है। अब फ़ारेनहाइट की बात करेंगे तो फ़ारेनहाइट पे अगर आपसे पूछे तो 98.4 फ़ारेनहाइट होते हैं, याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं 221 प्रश्न है, आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरे के निम्नलिखित में से किस भाग की तुलना की जा सकती है। तो आँख का जो रेटिना होता है वो किस कैमरे के हिसाब से करते हैं, तो फिल्म के हिसाब से करते हैं। फिल्म जो होता है उसी तरह से हम इंडिकेट करते हैं, समझते हैं। 222 प्रश्न क्या है सुन लीजिए। 222 प्रश्न है, रक्त जमने के किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है। रक्त जमने के लिए बात करें तो कोशिकाओं के तरल भाग की बात तो हम कर चुके हैं और 98.4 फ़ारेनहाइट की बात कर चुके हैं, लेकिन रक्त जमने के किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है। तो रक्त जमने में कैल्शियम की भूमिका होती है, हम जानते हैं। Ca की बात करते हैं। देखिए बात करते हैं 223 प्रश्न की, ठीक है। 223 प्रश्न की बात करते हैं, मनुष्य में समान जो फास्टिंग होते हैं, रुधिर शर्करा जो होता है उसका स्तर 100 ml जो है 100 ml रुधिर होते हैं। तो 100 ml होते हैं, उस हिसाब से आप मुताबिक लगा लीजिए कि 80 से 100 mg होंगे अगर फास्टिंग में आप रहेंगे तो 80 से 100 mg तक रहेंगे 100 ml के मुताबिक। अगर 224 प्रश्न है, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रुधिर कणिका अगर हो तो उसका क्या होगा, संख्या में बढ़ जाएगा। देखिए एक यहाँ पे है ऑप्शन। चलिएगा 225 प्रश्न की बात करें। 225 प्रश्न है, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का समान स्तर क्या होगा। तो समान स्तर है 140 से 180 mg बताया जाता है, ये बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछेगा 226 प्रश्न है, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्त जो है दाब है क्या हो जाएगा, रक्त दाब जो है बढ़ जाएगा, ये हम जानते हैं, ये तो कौन नहीं जानता है। अगर मान लीजिए 227 प्रश्न की बात करें, मानव शरीर के किस अंग में जो है लसिका कोशिकाएं बनती है। तो लसिका कोशिकाएं अगर बात करें तो तिल्ली में बनती है, प्लीहा में बनती है, जिसे आप बोल सकते हैं, ठीक है, स्पिनल भी कर सकते हैं। 228 प्रश्न क्या है बता दीजिए कि थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन्स का क्या नाम है बता दीजिए। तो हम उसका नाम अगर पूछे तो ऑप्शन नंबर डी बताएंगे, थाइमोसिन बता देंगे, याद रखिएगा। अगर मान लीजिए 229 प्रश्न पूछते हैं आपसे कि मानव शरीर के पैरों की हड्डियां हैं तो कैसी होती है। मानव शरीर के पैरों की हड्डियां जो होती है उसमें किस तरह का हम बताएंगे। तो फ्यूबा और टिबिया नाम का हड्डियां होती है, ये हम जानते हैं बहुत अच्छे से। चलिए आगे बात करते हैं। 230 प्रश्न की बात करेंगे, गर्भाशय। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या हो सकते हैं। तो गर्भाशय के लिए यूट्रस का नाम सुने होंगे और ऑप्शन नंबर ए दिख रहा होगा आपको। चलिए ज़्यादा प्रश्न नहीं है और भी 50 प्रश्न हैं, 280 प्रश्न ही हैं, याद रखिएगा। तो हम बात करेंगे कि हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता जो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए होती है, ये हम जानते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आंसर होगा, आई एम सॉरी, ऑप्शन नंबर सी आंसर होंगे। चलिए फास्ट करने के चक्कर में हो रहा है, लेकिन फास्ट करना तो पड़ेगा ही। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन्स का जो है स्राव करती है। तो सेक्स हार्मोन से संबंधित अगर आपसे पूछ रहा है तो आपको बताना है, और ये कौन सा हार्मोन्स निकलेगा। तो एड्रीनल ग्रंथियां बताएंगे, एड्रीनल ग्रंथियां संबंधित है सेक्स हार्मोन्स स्राव करने के लिए, एड्रीनल ग्रंथियां। ऑप्शन नंबर ए जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। 233 प्रश्न आ चुके हैं आपके स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जठर के बारे में सही नहीं है। जठर के बारे में सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही नहीं है। जठर जो रस है, अमाशय रस में लाइपेज और एमाइलेज स्रावित करते हैं, यही तो गलत है, क्योंकि डी आंसर सही है। जठर में खाली होने की दर खाद्य के प्रकार पर निर्भर करती है, एकदम डिपेंड है। जठर जो है, जठर एक अस्थायी आशय मतलब के रूप में काम करती है, अस्थायी रूप से है। जठर खाद्य की अमाशय मतलब पैनक्रियाज, अमाशय अग्नाशय, अमाशय मतलब स्टमक पेट, अमाशय अग्नाशय को पैनक्रियाज बोलते हैं, सॉरी, ठीक है, अमाशय रस के साथ मिश्रित करते हैं, ठीक है, क्लियर हो गए। चलिए बात करते हैं 234 प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंग जो है वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है। मतलब मान लीजिए कौन सा ऐसा फैट है जो कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने की संभावना को बताता है, भंजन करता है, उसे विनाश की ओर ले जाता है, तो बताइएगा। तो हम उसके बताते ही आप ऑप्शन के हिसाब से यकृत, लीवर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वृक्क नहीं होगा, डी आंसर नहीं होगा, आपका बी आंसर होगा, यकृत होगा, लीवर होगा, याद रखिएगा। वृक्क का काम तो वह है डायलिसिस करने का काम है।
चलिए, काम है कि EEG का प्रयोग जो है किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। EEG तो मस्तिष्क, EEG जो है मस्तिष्क को करने के लिए होता है। हृदय के लिए बताइए क्या होगा, बता सकते हैं तो बता दीजिए। 236 प्रश्न है, पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। तो पेप्सिन कहाँ पाया जाएगा, आमाशय रस में पाया जाएगा, जिसे हम जठररस के रूप में भी हम समझते हैं। आमाशय रस बताएंगे, आमाशय पेट, याद रखिएगा। पेप्सिन आप जानते हैं। अगर मान लीजिए आपसे पूछते हैं कि मानव त्वचा का रंग बनता है, तो मानव त्वचा का रंग कैसा बनता है, बता दीजिए। तो मानव त्वचा का रंग मेलानिन से बनता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो गए। अगर आपसे पूछे 238 प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि यदि माता पिता में से एक का रुधिर जो ब्लड ग्रुप है AB है और दूसरे का O है, तो उसके बच्चे होने की संभावना क्या हो सकती है, बच्चा कैसा होगा, तो A या B होंगे और क्या, और कुछ नहीं होंगे, याद रखिएगा। अगर मान लीजिए पूछते आपसे कि 239वां प्रश्न पूछते कि बताइए कि मानव शरीर में मूत्र बहाव के रास्ते में आने वाले अंगों का सही अनुक्रम बताइएगा। जैसे मानिए मूत्र जो निकलता है, ठीक है, तो मूत्र निकलने वाली जो प्रक्रिया होती है उसमें कौन कौन आता है, तो वृक्क का तो भूमिका एकदम रहेगा, अवश्य रहेगा। वृक्क में तो किडनी का तो भूमिका रहेगा। फिर मूत्रवाहिनी जिसके मार्ग से निकलता है, वाहिनी होगा। फिर मूत्राशय जो निकलने की प्रक्रिया, और मूत्र मार्ग जो है आपको रास्ते से जहाँ से निकलती है, ठीक है। तो मूत्रवाहिनी होना जरूरी है जहाँ पर मूत्र की प्रक्रिया होती हो। चलिए 240 प्रश्न की बात करें, मतलब कि किडनी में आगे आएगा, किडनी देगा, मूत्रवाहिनी में एक जगह पे आएगा, वहाँ पे पेशाब जमा होंगे, है ना। उसके बाद मूत्राशय में आएंगे, मूत्राशय में आएंगे तभी तो मूत्र मार्ग से बाहर निकलेंगे, ऐसे याद रख सकते हैं, इसमें सोचने ही वाली बात नहीं है। स्तनपाइयों में जो है श्वेत ग्रंथियाँ मुक्ता संबंधित है। तो श्वेत ग्रंथियाँ हैं मुक्ता संबंधित होते हैं। तो ये बताएंगे ताप नियम पर डिपेंड करते हैं, ताप पे डिपेंड करता है, ताप नियम पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं कि मानव हृदय में जो है कच्छ की संख्या है। तो मानव हृदय में कच्छ की संख्या कितनी होती है, तो 4 ही हो गए ना कच्छ की संख्या, कोष्ठ है ना, 4 होता है। चलिए ये भी क्लियर हो गए। महिलाओं में गर्भाशय होते हैं, तो गर्भाशय जो होते हैं एक ही होंगे ना, और क्या होंगे, देख रहे हैं क्वेश्चन घुमाता कैसे है। चलिए 243 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन रक्त में ऑक्सीजन अधिग्रहण का कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन रक्त में ऑक्सीजन ग्रहण मतलब ग्रहण करने का काम करता है, तो ये काम जो है हीमोग्लोबिन का है, क्योंकि यही तो परिवहन करता है ऑक्सीजन का। चलिए बात करते हैं 244 प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वृक्कों में रुधिर से निकाला जाने वाला अवशिष्ट पदार्थ नहीं है, अवशिष्ट पदार्थ नहीं है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, सॉरी क्या बोलते कहता हूँ, ऑप्शन नंबर ए बी कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखिए कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए 245 प्रश्न है, आयोडीन युक्त हार्मोन्स है। आयोडीन युक्त हार्मोन्स क्या है बता दीजिए। आयोडीन युक्त हार्मोन्स से जो होता है वो थायरॉक्सिन होता है, ये हम जानते हैं, आयोडीन थायरॉक्सिन, ऐसे याद कर सकते हैं आप। चलिए 246 प्रश्न आ चुके हैं कि अधिकांश विषाक्तता मतलब फूड पॉइजन वाला बात करते हैं, विषाक्तता फूड पॉइजन, याद रखिए पॉइजन ऐसे पदार्थों की विषाक्तता मतलब पॉइजन को दूर करने की प्रक्रिया शरीर के किस अंग में होता है, पॉइजन को दूर करने की प्रक्रिया, तो ये हमारा लीवर के सिवा कहीं नहीं हो सकता, लीवर मतलब यकृत, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है बताइए, ऑक्सीजन का परिवहन करना, कौन नहीं जानता है भाई, ये तो है। देखिए ये सब क्वेश्चन तो रिपीट हो रहा है ना, कुछ क्वेश्चन रिपीट होंगे क्योंकि रिपीट किया हुआ है लूसेंट। जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है, कौन सा पदार्थ जमा होता है बताइए। तो रक्त में नत्रजनित अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, रक्त में जो होते हैं जनित अवशिष्ट पदार्थ उसको बाहर निकालता है, याद रखिएगा। अगर मान लीजिए बात करें 239 प्रश्न, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो समानतः उसका रक्त का दाब क्या होगा, तो समानतः उसका रक्त का दाब बढ़ जाता है, ये हम जानते हैं। चलिए ये भी क्लियर हो गए। अगर मान लीजिए 250 प्रश्न पूछते हैं कि मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में जो है संलग्न होता है बताइए, बता सकते हैं तो बृहदांत्र बोल दीजिए, बृहदांत्र में होते हैं, याद रखिएगा। अगर देखिए यहाँ पे बता देते हैं 250 प्रश्न देखिएगा, मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना के संलग्न है, तो बृहदांत्र से संबंधित है। ये सब जो है हमारे शरीर के अंदर के हिस्से से संबंधित है, याद रखिएगा। 251 सवाल है कि मानव शरीर में क्षुद्रदांत्र के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा हाश्वन क्रम है। तो हाश्वन क्रम से पहले हम क्षुद्रदांत्र की बात करें तो ये पाचन तंत्र का एक हिस्सा है, प्रमुख हिस्सा है, जिसमें इसे 3 भागों में बांटा गया है।
ठीक है। इसकी लंबाई अगर औसतन पूछा जाता है तो 6 से 7 मीटर बताया जाता है, 20 से 30 फीट बताया जाता है, याद रखिएगा। अगर बात करें इसकी भाग बांटा गया है तो 3 में, तो ग्रसनी, माध्यांत्र और शेषांत्र। लेकिन इसे छोटे से समय में, मतलब बड़े से लेकर छोटे की ओर जाना है तो आगे शेषांत्र जो होता है बड़ा होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही है। क्यों सही है सुन लीजिए। शेषांत्र जो होते हैं ये जो है अंतिम और सबसे लंबा भाग होता है जो कि पाचन का है, जो कि लंबाई अगर पूछे 3.5 होता है, 12 फीट होते हैं। यह विटामिन B12 और पीत लवणों को अवशोषित करने का काम करता है शेषांत्र, जो कि पाचन से संबंधित है। और दूसरा है मध्य। मध्य मतलब बीच वाला जो भाग जो रोल निभाता है वो 2.5 मीटर है इसके और इसकी लंबाई फीट में अगर पूछेगा तो 8 फीट बता देना है। इसका मुख्य काम है पोषक तत्वों का अवशोषित करना, ये समझ गए। ग्रसनी का काम क्या है कि बेचारा सबसे छोटा और पहला भाग है ये, इसलिए 25 से 30 सेमी ही होता है। और ये आमाशय स्टमक में जो भोजन होता है उसे ग्रहण करता है, बस याद रखना है। क्लियर हो गए। तो यही आपकी प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया के अनुसार हम चलते रहते हैं और इसी प्रक्रिया से हम आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। चलिए अब बात करते हैं 252 सवाल की बात करते हैं कि मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन्सों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है। तो वो है और कोई नहीं, वो हमारा आपके अनुसार परावुट हार्मोन्स है, जिसे पैराथायरॉइड भी कहते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर मान लीजिए 253 की बात करते हैं, 253 सवाल क्या है कि मानव शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है, फर्टिलाइज करता है। तो हम बताएंगे डिंब वाहिनी नली में करता है और कहाँ करेगा। चलिए 254 सवाल 254, जब ब्रिक किडनी काज करना बंद कर देता है तो निम्न में कौन सा पदार्थ जमता है। तो हम जानते हैं उसमें जो है अवशिष्ट पदार्थ जम जाते हैं, रक्त में अवशिष्ट पदार्थ जम जाते हैं और वो दिक्कत होने लगती है। अगर मान लीजिए 255 की बात करेंगे कि जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाते हैं तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब क्या होगा। तो दाब तो बढ़ ही जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी सही होंगे। अगर आपसे पूछे 256 की मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना के संलग्न है तो हम बता देंगे वो है बृहदांत्र। ये रिपीट हो चुका है। अगर मान लीजिए यही सवाल पूछते कि तो किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश करती और फिर उसे छोड़ती है, बताइए। तो ये विषरण और सक्रिय परिवहन के द्वारा होता है। ये सब रिपीट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, और ये अंतिम है और ये ज़्यादा सवाल नहीं है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इतना ही सवाल में, ऐसे 280 प्रश्न हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो अब आएगा, NCERT आधारित आएंगे, आप इसे देख लीजिएगा।